Hello dear student, welcome to the political science class 12. Today we will continue the chapter parties and party system, and in this chapter we will discuss about party system in India after the independence. पार्टी सिस्टम इन इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस में क्या पढ़ेंगे बेटा? आफ्टर इंडिपेंडेंस आर लीडर्स बिकम कॉन्शियस ऑफ क्रिटिकल रोल of politics in a democracy as they wanted to run politics as a method to sort out problems as well as to decide and pursue the public interest. देखो बेटा, पार्टी सिस्टम ने ये सोचा आफ्टर इंडिपेंडेंस के जो हमारे देश में जो भी सरकार बनेगी वो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही बनेगी, ताकि जो प्रॉब्लम है, मतलब लोगों की प्रॉब्लम है, उसको सुलझाया जा सके, उनकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जा सके और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम किया जा सके बेटा. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 एंड साइंड ऑन 24 ऑफ जैन 1950. इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जैन 1950. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था बेटा वो 26 ऑफ नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था और इसके ऊपर जो साइन किए गए थे 24 ऑफ जैन 1950 को इसके ऊपर साइन किए गए थे. और जब ये लागू हुआ था, यानी कि इफ़ेक्ट में आया था, तो कब आया था? 26 ऑफ जैन 1950 को ये इफ़ेक्ट में आया था बेटा. ओके, ये आपको इमेजेस शो हो रही हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो एक बुक है बहुत बड़ी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो भी आपको नज़र आ रही है. नेक्स्ट है बेटा, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन जनवरी 1950. देखो बेटा, इलेक्शन कमीशन, देखो जब भी इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए हमेशा ये होता है पहले कि इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करना पड़ता है. तो इंडिया में भी इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया गया, सेटअप किया गया जनवरी 1950 में. और जो सबसे पहले जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो कौन थे बेटा? सुकुमार सेन. कौन थे बेटा? सुकुमार सेन जो थे वो फर्स्ट हमारे जो है इलेक्शन कमीशन बने थे. एंड द कमीशन रिक्वायर्ड द ड्राइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज, इलेक्टोरल रोल कंसिस्टिंग एलिजिबल वोटर्स, 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन. देखो बेटा, जो इलेक्शन कमीशन थे उन्होंने बाउंड्रीज जो है वो ड्रॉ की कॉन्स्टिट्यूंसीज की, जिसमें जो है मतलब इलेक्शन लड़े जाने थे और कैंडिडेट जो है वो खड़े किए जाने थे ताकि वो इलेक्शन लड़ सके. उस समय जो है 17 करोड़ जो है एलिजिबल वोटर थे और मतलब उस समय हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो लड़ने थे. इंडियाज़ वास्ट साइज एंड हैज़ पॉपुलेशन अराउंड 1.33 बिलियन 33 बिलियन. मतलब उस समय हमारा जो कंट्री का जो साइज़ था, आपको बता दें कि बहुत बड़ा था और तकरीबन 1.33 बिलियन पीपल जो थे हमारे इंडिया में थे. इट वाज नोट, ये देखो आपको जो इमेज शो हो रही है बेटा, ये सुकुमार सेन की है जो फर्स्ट हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किए गए थे बेटा. और इट वाज नॉट ईजी टू होल्ड अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया. देयर वाज सम ऑफ चैलेंजेस टू होल्ड जनरल इलेक्शन इन 1952. देखो बेटा, ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं था कि हमारे इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके और बहुत सारे चैलेंजेस थे 1952 में जनरल इलेक्शन को हेल्ड करने के लिए. टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट सिटीजन्स एलिजिबल टू वोट. पहले तो हमें प्रिपेयर करनी थी एक लिस्ट जो कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है वोट डालने के लिए. पहले क्या थी, 21 ईयर जो है वो वोट डालने की जो एज थी, लेकिन अब जो है वो 18 ईयर्स जो है वो हो चुकी है बेटा वोट डालने की जो एज है बेटा. ओके, एंड देयर वर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स फॉर लिटरेट. उस समय जो है 17 करोड़ जो है वो वोटर थे वही लिटरेट थे, बाकी जो है इलिटरेट थे. देखो ये जो कार्टून है आपको शो हो रहा है बेटा, ये इलेक्शन कमेटी बिठाई गई है, नीचे पीपल है बेटा, ठीक है, कॉमन पीपल है. ये ऊपर जो है जवाहरलाल नेहरू देखो आप दिखाई दे रहे हैं आपको बेटा. ये सारे क्या हैं बेटा? ये इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं बेटा. जो आपको ये शो हो रहा है ये इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं. ये सारे क्या है? कॉमन पीपल हैं बेटा, ठीक है. इसमें लीडर्स भी हैं, इसमें कॉमन पीपल भी शामिल है बेटा. ओके, a cartoonist impression of the election committee formed by the Congress to choose party.
देखो बेटा, एक इलेक्शन कमेटी बनाई गई फॉर्म्ड बाय द कांग्रेस टू चूज़ पार्टी, यानी कि किसके द्वारा बनाई गई थी ये कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी ताकि पार्टी को चूज़ किया जा सके। कैंडिडेट इन 1951 ऑन द कमेटी बिसाइड्स नेहरू, मोरारजी देसाई, ये जो नाम मैं आपको पढ़ रही हूँ ये सारे जो है इलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, जो ऊपर आपको बैठे हुए छत के ऊपर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं बेटा। मोरारजी देसाई, रफ़ी अहमद किदवई, डॉक्टर BC रॉय, कामराज नादार, राजा गोपालाचारी, जगजीवन राम, मौलाना आज़ाद। देखो जो मौलाना आज़ाद है इसमें आपको एक कैप से वाली नज़र आ रही है, मौलाना आज़ाद है बेटा, ठीक है। मौलाना आज़ाद, DP मिश्रा, PD टंडन एंड गोविंद वल्लभ पंत, ये जो हैं सारे बेटा जो है इलेक्शन कमेटी के मेंबर थे बेटा। ओके, The election commission trained over 3 lakh officers and polling staff to conduct the election. उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 लाख के करीब ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी ताकि वो पोलिंग स्टाफ को ट्रेनिंग दी ताकि इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किए जा सके। इंडिया अडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड मैनी पीपल क्रिटिसाइज इट। देखो बेटा, इंडिया ने यही कंसेप्ट उठाया था, अडॉप्ट किया था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि वोट के मतलब उस पर बल पे ही जो है उम्मीदवार को चुना जाए और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने बेटा, ठीक है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग ही है वोट का अधिकार। मैनी पीपल क्रिटिसाइज, बहुत ज़्यादा जो लोग थे उन्होंने इसका जो है आलोचना की बेटा। एंड इंडियन एडिटर कॉल्ड इट द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। जो इंडियन एडिटर थे उन्होंने इसको जो है मतलब जो है इलेक्शंस को क्या बोला था, बिगेस्ट, इन्होंने बोला द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, मतलब जुआ है ये, हिस्ट्री में एक तरह से बहुत बड़ा जो जुआ है वो खेला जा रहा है और उसका रिजल्ट जो है कुछ भी हो सकता है बेटा। And organizer a magazine wrote that Jawaharlal Nehru would live to confess the failure of universal adult franchise in India. अब देखो जो मैगज़ीन थी उस समय, ऑर्गेनाइज़र मैगज़ीन का नाम है, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोला था कि जवाहरलाल नेहरू फेल होंगे, उनको कन्फेस करना पड़ेगा कि मतलब ये जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर एस्टेब्लिश नहीं हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सारे कमेंटिंग जो थे, कमेंट जो है वो लीडर्स के द्वारा, मैगजीन के द्वारा, बाहरी कंट्रीज के नेताओं के द्वारा जो है जवाहरलाल नेहरू के ऊपर किए जा रहे थे बेटा। द फर्स्ट इलेक्शन हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952। तो फर्स्ट इलेक्शन जो था वो 1951 से फरवरी 1952 तक जो है वो हेल्ड हुआ बेटा। इट टुक 6 मंथ फॉर द कैंपेनिंग, पोलिंग एंड काउंटिंग टू बी कंप्लीटेड। इस इलेक्शन में जो है एक तो जो कंपेन किया जा रहा था, मतलब उसकी पब्लिसिटी की जा रही थी, और फिर और जो है इसके लिए सारा कुछ जो है 6 मंथ लगे थे बेटा। Despite this, the first general election of India were a success and became a landmark due to the competitiveness, encouraging participation, fair result, and proved its critics wrong. अब देखो उस समय इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन हुए बेटा। जनरल इलेक्शन में जो है कांग्रेस पार्टी जो थी बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है उभर के आई थी, एक डोमिनेंट पार्टी के रूप में उभर के आई थी। देखो ये जवाहरलाल नेहरू हैं जो कि स्पीच दे रहे हैं, ठीक है, इनके बुक्स वगैरह छपी है बेटा, वोट कांग्रेस बेटा, ठीक है। तो उस समय एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, जिसने भी इनको क्रिटिसाइज़ किया था, कमेंट किया था, तो उनके मुंह बंद हो गए। और इवन तक जो पार्टी हारी थी, जो उम्मीदवार हारे थे, तो उन्होंने भी ये कहा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे, मतलब अगर हारे हैं वो तो अपनी ही गलती के कारण हारे हैं, उनकी कमियां थी बेटा। किसी ने भी जवाहरलाल नेहरू या कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई भी आरोप जो है नहीं लगाया, ठीक है बेटा। तो इसलिए ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन माने जाते हैं बेटा। चेंजिंग मेथड ऑफ वोटिंग। अब देखो, इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन अ बॉक्स वाज प्लेस्ड इनसाइड ईच पोलिंग बूथ फॉर ईच कैंडिडेट विद द इलेक्शन सिंबल ऑफ द कैंडिडेट। अब देखो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में क्या हुआ था कि एक बॉक्स रख दिया जाता था और कैंडिडेट के पास, और उसमें इलेक्शन सिंबल होते थे। ईच वोटर वाज गिवन अ ब्लैंक
बैलेट पेपर टू ड्रॉप इनटू द बॉक्स। तो वो क्या करता था, जिस भी कैंडिडेट के को वो वोट देना चाहता था, उस पेटी में, उस बॉक्स में वो अपना ब्लैंक बैलेट पेपर जो है वो छोड़ देता था, ठीक है। और मतलब उसका वोट हो जाता था, इसका मतलब था कि वोट हो गया। एंड द नेम हैड टू बी डिस्प्लेड इन उर्दू, हिंदी एंड पंजाबी। जो नेम थे मतलब कैंडिडेट के, जो मतलब उम्मीदवार के, तो वो हिंदी में, उर्दू में एंड पंजाबी में लिखे जाते थे बेटा। After second election, it was changed to ballot paper carrying the name and symbol of the candidate, and the voter had to put a stamp on the name of the candidate they wanted to vote for. अब सेकंड जब इलेक्शंस हुए उसमें ये जो इलेक्शन का कैंपेन था, बैलेट पेपर जो थे वो चेंज हो गए थे बेटा। एक बॉक्स से बना दिया गया, उसमें कैंडिडेट का नाम था, स्टैम्प थी बेटा, ठीक है। तो जो स्टैम्प थी, तो जिस भी कैंडिडेट को वो वोट देना चाहते थे, मतलब उसकी स्टैम्प जो है वो लगा देते थे बेटा, ठीक है। और वो पेटी में वो कागज़ डाल देते थे बेटा। एंड बाय 2004 द एंटायर कंट्री हैड शिफ्टेड टू द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब 2004 में क्या आया, 2004 में फिर इलेक्शन हुए, लेकिन अब इलेक्शन की जो पद्धति थी, इलेक्शन का जो क्राइटेरिया था वो अलग था। अब एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई, जिसके ऊपर आप एक साइड जो है बेटा सिंबल होते हैं कैंडिडेट्स के, जो उम्मीदवार खड़े होते हैं, और दूसरी तरफ जो है बटन होते हैं। और जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी आप उम्मीदवार को वोट देना चाहते हो, उसके सामने वाला बटन दबा दिया जाता है, जिससे कि एक बीप की आवाज़ आती है, जिसका मतलब होता है कि आपका वोट कास्ट हो गया। तो 2004 से सभी जगह पर जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो शुरू हो गई थी बेटा। इस मेथड से वोट डालना शुरू हो गया था। The Congress dominated in the first three general elections. It had many popular faces like Jawaharlal Nehru, C. Gopalacharya, Vallabh Bhai Patel. एंड देखो बेटा, कांग्रेस फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में उनको बहुत जो है भारी मात्रा में जीत हासिल हुई थी। और उस समय जो पॉपुलर फेसेस थे, एक तो जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे सी राजगोपालाचार्य थे, तीसरा वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मर्ज करने के लिए। एंड ये जो इमेज आपको शो हो रही है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की इमेज है, जिन्होंने हमारे इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था बेटा। मोर ओवर जवाहरलाल नेहरू वाज क्रिस्मेटिक एंड अ वेरी पॉपुलर लीडर। उस समय जो था जवाहरलाल नेहरू जो थे एक बहुत ही क्रिस्मेटिक जो है लीडर के रूप में उभर के आ रहे थे। एंड कांग्रेस वर्कड एट अपर लेवल एज वेल एज एट ग्रास रूट लेवल। कांग्रेस वाज पॉपुलराइज्ड ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो बेटा कांग्रेस कब से पॉपुलर हुई थी, जब उसने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। और कहीं ना कहीं जो थे उनके दिमाग में ये थी कि कांग्रेस पार्टी जो है, उनके जो लीडर हैं वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको आगे आना चाहिए और एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर के, पहले ही वो आ रही थी, लेकिन अब जनरल इलेक्शन में जो है कांग्रेस पार्टी फिर एक डोमिनेंट पार्टी के रूप में उभर के आई बेटा, ठीक है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अडॉप्टेड। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अडॉप्टेड मतलब जिसके पास ज़्यादा वोट जिसने डाले हैं वो जो है व्यक्ति जीत जाता था, इसका मतलब था। एंड इन द 1952 इलेक्शन कांग्रेस पार्टी स्कोर्ड अ बिग विक्ट्री इट वन 364 सीट आउट ऑफ द 489 सीट। 1952 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी। उन्होंने 489 सीट में से 364 सीटें जो है वो हासिल की थी बेटा। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वन ओनली 60 सीट। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने ओनली इंडिया में 16 सीटें ही प्राप्त की थी। इट वन अ मेजोरिटी इन ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट त्रवनकोर, कोचीन, केरला, मद्रास एंड उड़ीसा, बट फाइनली फॉर्म द गवर्नमेंट देयर टू। देखो बेटा, इसने कहाँ पर मेजोरिटी हासिल की थी, इन ऑल द स्टेट एक्सेप्ट मतलब सारी स्टेट्स में जो है मतलब इंडिया कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन केरला, मद्रास एंड उड़ीसा अगर बात करें त्रवनकोर जो है वहाँ पर उनको भारी बहुमत नहीं मिला था। बट फाइनली जो है पहले यहाँ पर गवर्नमेंट किसी और की बनी, लेकिन फाइनली जो है कांग्रेस पार्टी की वहाँ पर जो गवर्नमेंट जो थी बन गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे। और इन द सेकेंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन इन 1957 एंड 1962 कांग्रेस वन 3/4 ऑफ द सीट।
लेकिन जब अगर बात करते हैं 1957 और 1962 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे, उस समय जो कांग्रेस थी उसको थर्ड फोर्थ सीट्स ही प्राप्त हुई थी बेटा। नन ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज कुड इवन विन 1/10 ऑफ द सीट। कोई भी ऑपोजिशन पार्टी ने 1/10 सीट से ज़्यादा जो है वो सीटें प्राप्त नहीं की थी बेटा। Congress dominated in India due to identification with freedom struggle, popular appeal of charismatic leader, a broad manifesto including every section of society and consensus building role of party। अब देखो अगर हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी वो डोमिनेट पार्टी क्यों बनी थी, क्योंकि एक तो पहली बात है कि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिनके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और दूसरा जो है कि ये इनकी जो लीडरी थी, यानी कि जो ये पार्टी के मेंबर थे, एक अपनी क्रिस्मेटिक जो है लीडर थे और लोगों के ऊपर अपना इन्होंने इन्फ्लुएंस छोड़ रखा था बेटा। और इनके जो मैनिफेस्टो थे, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बहुत कुछ लिखा था, सोशलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, सेकुलरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, एंड मतलब सभी तरह के लोगों को आगे लेके आने के लिए, वेल बीइंग का जो है मोटो था इनका। तो ये सारी चीज़ें जो थी लोगों को पसंद आई, तो इस वजह से ये पार्टी जो थी वो डोमिनेशन पार्टी के रूप में उभर के आई थी। कांग्रेस सिस्टम, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। इंडिया इज़ नॉट द ओनली कंट्री टू हैव एक्सपीरियंस द डोमिनेंस ऑफ द वन पार्टी। देखो इंडिया ही नहीं थी कि उन्होंने मतलब वन पार्टी के रूप में जो है कांग्रेस जो एक इंडिया में नहीं थी कि वन पार्टी के रूप में उभर के आ रही थी। बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी जहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत रही थी। इट इन कंट्रीज लाइक चाइना, क्यूबा एंड सीरिया आर परमिटेड टू बी रूल्ड बाय वन पार्टी बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं वन पार्टी सिस्टम इंडिया में ही नहीं था, बहुत सारी कंट्री में था, चाइना में, क्यूबा में, सीरिया में, वहाँ भी एक पार्टी का जो है वो राज चल रहा था बेटा उस समय। म्यांमार, बेलारस, इजिप्ट आल्सो एक्सपीरियंस वन पार्टी सिस्टम। वहाँ पर भी एक पार्टी सिस्टम था, जैसे कि हमारे इंडिया में एक पार्टी सिस्टम था उस समय, एक ही पार्टी के रूप में उभर के आ रही थी, ये कांग्रेस पार्टी थी। ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स, मतलब अगर हम बात करते हैं म्यांमार में, बेलारस में, इजिप्ट में, तो वहाँ भी वन पार्टी सिस्टम है, लेकिन वहाँ पर मिलिट्री मेजरमेंट भी होते हैं। द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी वाज इन डेमोक्रेटिक कंडीशन। देखो कांग्रेस पार्टी जो थी उसकी कंडीशन क्या थी, वो किसके ऊपर बेस्ड थी, वो डेमोक्रेटिक कंडीशन के ऊपर बेस्ड थी बेटा, इसलिए वो बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई थी। द रूट्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी गो बैक टू द लेगेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब इनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो ये किसके साथ जुड़े हुए थे, ये जो है फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए लोग उसको पसंद कर रहे थे बेटा। अगर हम बात करें अब देखो इसमें मैप में भी आपको दिखाई दे रहा है, मैप में भी आपको कांग्रेस डोमिनेंस पार्टी के रूप में उभर के आई हुई है। ये भी आपको टेक्स्ट बुक में, आपको आपकी बुक में दे रखा है बच्चे। देखो अगर एक तो स्टेट में कांग्रेस नहीं है, बाकी स्टेट में जो है कांग्रेस ही छाई हुई है बेटा। ओके, नेक्स्ट, कांग्रेस सिस्टम। मैनी parties contested election in conditions of free and fair election and yet managed to win election after election। बहुत सारी पार्टी जो है इलेक्शन लड़ना चाहती थी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मैनेज भी किया, उन्होंने इलेक्शन लड़े भी, लेकिन कांग्रेस सिस्टम के से आगे नहीं बढ़े बेटा। मैनी लीडर्स ऑन द फोर फ्रंट ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल कंटेस्टेड एज कांग्रेस कैंडिडेट। देखो बहुत सारे जो लीडर थे वो इंडिपेंडेंटली स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब अलग से अपनी पार्टी बना रहे थे, लेकिन वो कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में आगे बढ़ना चाहते थे, मतलब कांग्रेस पार्टी में रह के ही आगे बढ़ना चाहते थे, चाहे वो उनका जो है कांग्रेस पार्टी के साथ अलगाव था, लेकिन फिर भी कोई भी जो नेता था कांग्रेस को नहीं छोड़ना चाहता था बेटा। मैनी लीडर्स ऑन बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द कांग्रेस was transformed into a rainbow-like social coalition broadly representing India's diversity in terms of classes and caste, religions and languages and various interests। अब टाइम पे क्या हुआ, कांग्रेस जो थी एक उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, एक रेनबो की तरह हो गई थी, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के सोशल ग्रुप के लोग थे और अलग अलग डाइवर्सिटी जो लगा लो कि अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के और अलग अलग जो है
क्लास के, लैंग्वेज के, वेरियस इंटरेस्ट के जो लोग थे वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और वो उसमें ही शामिल होना चाहते थे। देखो बेटा, ये कोलिजन लाइक कैरेक्टर ऑफ कांग्रेस गेव इट अनयूजुअल स्ट्रेंथ। देखो बेटा, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। कांग्रेस वाज एन आइडियोलॉजिकल कोलिजन, इट अकोमोडेट द रेवोल्यूशनरी एंड पैसिफिस्ट, conservative and radical, extremist, moderate and the right, left and the old shade of the center। अगर हम बात करें कि कांग्रेस पार्टी में अमीर लोग ही नहीं थे, गरीब लोग भी थे, और रेडिकल आइडियोलॉजी के भी थे, एक्सट्रीमिस्ट भी थे, कंजर्वेटिव भी थे एंड पैसिफिस्ट भी थे बेटा। ठीक है, तो यानी कि अलग अलग आइडियोलॉजी के जो लोग थे वो कांग्रेस पार्टी में शामिल थे बेटा। कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिजन। Congress evolved from its origin in 28th December 1885 by A.O. Hume। देखो बेटा, कांग्रेस की अगर बात करते स्थापना हुई है तो वो A.O. ह्यूम के कारण हुई है। 28 दिसंबर 1885 के 5 पे हुई थी बेटा। A.O. Hume as a pressure group for the newly educated, professional and कमर्शियल क्लास। देखो बेटा, A.O. ह्यूम जो था एक प्रेशर ग्रुप था जिसमें एडुकेटेड लोग शामिल थे, प्रोफेशनल शामिल थे एंड कमर्शियल जो क्लास थी वो भी इसमें शामिल थी। लेटर इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मास पॉलिटिकल पार्टी। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई थी। ये जो आपको इमेज शो हो रही है ये A.O. ह्यूम की है बेटा। द कांग्रेस बिगेन एज अ पार्टी डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास एंड अर्बन एलाइट। देखो, जो कांग्रेस पार्टी थी एक डोमिनेंट पार्टी के रूप में उभर के आई थी। इंग्लिश स्पीकिंग लोग वहाँ पर थे, अपर कास्ट के लोग वहाँ पर थे, अपर मिडिल क्लास के वहाँ पर लोग थे एंड अर्बन एलाइट भी शामिल थे बेटा। कोलिजन लाइक कैरेक्टर ऑफ कांग्रेस गेव इट एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ। फर्स्टली अ कोलिजन अकोमोडेट ऑल हु ज्वाइन। देखो बेटा, फर्स्टली जो है कोलिजन का जो भी उनको ज्वाइन करना चाहता है कांग्रेस को तो वो ज्वाइन कर सकता है। हैज़ टू अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजिशन एंड अकोमोडेट ऑल दोज हु ज्वाइन इट। मतलब जो कांग्रेस थी वो चाहती थी कि उसको जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है, उनके साथ हम तालमेल बिठा के रखेंगे बेटा। कॉम्प्रोमाइज एंड इंक्लूसिवनेस आर द होल मार्क ऑफ अ कोलिजन। देखो, कोलिजन का मतलब होता है गठबंधन। गठबंधन में कॉम्प्रोमाइज़ भी होते हैं बेटा एंड इंक्लूसिवनेस भी होते हैं बेटा। तो ठीक है, तो कांग्रेस जो है सभी को खुला न्योता दे रही थी कि जो भी हमारे साथ आना चाहता है वो आ सकता है, चाहे जिसके साथ उनके कन्फ्लिक्ट भी थे ना तो वो भी उनको भी न्योता दे रही थी, बहुत ही सत्कार के साथ, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बेटा। इट ब्राउड टुगेदर डाइवर्स ग्रुप लाइक पीजेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन डिवेलपर्स एंड लोअर कास्ट ऑल फाउंड स्पेस इन द कांग्रेस। देखो बेटा, सारे के सारे जो थे, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो किसान है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे वो अर्बन डेवलपर्स हैं, चाहे वो लोअर कास्ट के लोग हैं, वो सारे के सारे कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहते थे। कांग्रेस अकोमोडेटेड द रेवोल्यूशनरी एंड पैसिफिस्ट, कंजर्वेटिव, रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट एंड द राइट, लेफ्ट, ओल्ड शेड ऑफ द सेंटर। देखो बेटा, अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो कांग्रेस है वो सबका तालमेल था। किसका तालमेल था? वो पैसिफिस्ट का भी तालमेल था, यानी कि इन आइडियोलॉजी वाले लोगों का भी, कंजर्वेटिव लोगों का भी, रेडिकल लोगों का भी, एक्सट्रीमिस्ट लोगों का भी एंड मॉडरेट लोगों का भी, और अमीर लोगों का भी और गरीब लोगों का भी, यानी कि ओल्ड शेड जो थी वो सेंटर में थी। मतलब सारे के सारे लोग जो थे वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते थे और उसमें उनको वो कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे उनको जो है इनविटेशन दे रहे थे कि आप आओ हमारे साथ जुड़ो, हम आपको अपनी पार्टी के साथ मिलाने के लिए तैयार है बेटा। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।